जब हुकूमत शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम हो जाए तो शहरी खुद अपनी हिफाजत करते हैं। इसके लिए वो खरीदते हैं हथियार। जितना ज्यादा अमन खराब होगा उतनी ही हथियारों की मांग में इजाफा होगा और उतना ही असलहे का कारोबार भी बढ़ेगा। फिर क्या कानूनी और गैर कानूनी कारोबार। जमान और गुल खान भी निकल पड़े इस बहती गंगा में करने स्नान। गाड़ी का काम है चलना, और अगर ना चले तो किस काम की। यही बात असलहे पर सादिक आती है। इसका काम भी चलना है, पर सिर्फ इतना है कि ये दूसरों पर चलता है। इतनी मिकदार में शहरों में सप्लाई होने वाला ये असलहा और गोलियां भी शोकेस में सजाने के लिए नहीं ले जाई जा रही हैं। इन हथियारों ने भी किसी के हाथों में आना था, फिर किसी पर चलना था और किसी का खून बहना था। इससे भी संगीन बात ये कि इन हथियारों का कोई रिकॉर्ड भी ना होता, लेकिन ऐसा ना हो सका और पुलिस ने धर लिया इस गाड़ी और उसके ड्राइवर को। 35 पिस्तौल, 10 सब मशीन गन, 10 शॉटगन और 35,000 गोलियां। ये सारा असलहा पकड़ा गया फतेह जंग के करीब एक पिकअप से और ले जाने वाले थे ये मुल्जिमान गुल खान और जमान खान। इन्होंने छुपा रखा था अपनी पिकअप के एक चोरखाने में ये सारा असलहा। ये सब हथियार देसी साख्ता है और मुल्जिमान के मुताबिक इसे भेजने वाला है मुमताज नामी एक शख्स, और मुमताज ही इन हथियारों का बनाने वाला है। मुमताज मुख्तलिफ खेपों से मुख्तलिफ अफराद के जरिए अपनी फैक्ट्री के बने हथियार पूरे मुल्क में सप्लाई करता है। आग और खून का कारोबार करने वाले ये मुल्जिमान पुलिस की तहवील में बड़े मासूम दिखाई दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये काम बेरोजगारी से तंग आकर किया था। मजबूरी से किया इसने। कल मैंने फोन किया कोई मजदूरी नहीं है। उसने कहा सुबह मैं डॉक्टर लेकर जाता हूँ लाहौर, फिर 2000 रुपये तुमको देगा, मेरे साथ बैठो। मैंने कहा चलो ठीक। एजुकेटेड मेरा BA, उसके बावजूद घर पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने इसके साथ मुमताज़ नाम था, उसके साथ मेरा बात हो गई। उसने बोला हम 3000 5000 देंगे, इसको ले जाओ, 30-35 कार्टन है और कुछ नहीं है। ये कहता है कि इसने BA तक पढ़ा है, फिर तो वक्त ही जाया किया इसने पढ़ाई पर। नौकरी ना मिली तो मौत के कारोबार में हिस्सेदार बन गए। ये इल्म हासिल किया इसने। असलहे से भरी ये गाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी से पकड़ तो ली, लेकिन न जाने ये कारोबार कितने अरसे से चल रहा होगा, क्योंकि जिसने असलहे की फैक्ट्री लगाई है उसके पास खपत भी बहुत होगी। ऐसी न जाने कितनी हथियारों से भरी गाड़ियां रोजाना पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गुजर जाती होंगी। ये वो हमारी बैड लक थी कि पहले हम नहीं पकड़ सके कि इस किस्म का यहाँ पे स्मगल होकर असला आ रहा है मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में, लाहौर, साहिवाल या पिंडी में भी स्पेशली। इस वजह से हम काफ़ी कोशिश में थे, लेकिन खुदावंद ताला ने आज कामयाबी दी। असलहे का कारोबार दुनिया में हर जगह चल रहा है, कहीं कानूनी कहीं गैर कानूनी। ये कारोबार उस वक्त बहुत फलता फूलता है जब किसी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो। जब हुकूमत शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम हो जाए तो शहरी अपनी हिफाजत खुद करने लगते हैं और इसके लिए खरीदते हैं हथियार, और फिर माशरे में ये एक नासूर की तरह फैलता चला जाता है। हुकूमत या तो अमन व अमान की सूरत हाल ठीक कर ले, अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं तो फिर इख्तियार उसके पास होगा जिसके पास हथियार होगा।
कराची में होने वाले दस्ती बम हमलों में कई जानों का ज़िया हुआ और इमलाक का भी। कभी किसी गैंग की कार्रवाई कहा गया तो कभी नामालूम अफराद की कारस्तानी, लेकिन आज तक किसी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मगर फिर एक शख्स सामने आता है और यह इकरार करता है कि इन हमलों में जो दस्ती बम इस्तेमाल हुए वो मेरे थे, मेरे। 16 मई बरोज बुध सुबह 11:30 बजे कराची के इलाके कायदाबाद में एक होटल पर दस्ती बम से हमला किया गया। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए धमाके को घेरे में ले लिया और तफ्तीशी इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक ये दस्ती बम एक मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान ने होटल पर फेंका और फरार हो गए। इस हमले में एक शख्स वाजिद हलाक और उसके अलावा 6 अफराद जख्मी हो गए। टारगेट किलिंग में अब तक पिस्तौल और क्लाशनकोव इस्तेमाल होते रहे हैं। दस्ती बम से हमला करना आसान भी है और ज्यादा कारगर। फिर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दस्ती बमों का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं देखा जाता, शायद इसलिए कि ये बम या इस तरह के हथियारों पर पाक फौज का कंट्रोल होता है और जराइम पेशा अफराद के लिए इनका हुसूल आसान नहीं होता। मगर अब नहीं। ये किसी सब्जी मंडी का मंजर नहीं, बल्कि ये मजदूर बोरियों में भर रहे हैं हैंड ग्रेनेड। यह है कराची के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम से बरामद होने वाले दस्ती बम। इतनी बड़ी तादाद में इन बमों का किसी फौजी अड्डे के बजाय एक आम गोदाम से मिलना तशवीशनाक बात नहीं तो और क्या है, वो भी इस हालत में जैसे ये बम नहीं कोई सब्जी हो। अगर इनमें से एक भी चल जाता तो अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि अंजाम क्या होता। क्या कर रहे हैं इतने सारे बम एक जगह? कौन है इनका मालिक? ये मिल्कियत है एक निजी कंपनी की और इसके डायरेक्टर के मुताबिक कराची में होने वाली दहशतगर्दी में इन दस्ती बमों का इस्तेमाल हो चुका है। कंपनी के मुताबिक ये गोदाम इन बमों को रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और बाद में ये जगह किसी और को बेच दी गई, लेकिन माल की मुंतकिली अमल में नहीं आई थी। ये दस्ती बम वहीं पड़े रहे। बम बनाने वाली फैक्ट्री के डायरेक्टर का कहना यह भी है कि जितने बम यहाँ उस वक्त रखे थे उतने अब मौजूद नहीं। जज साहब ने चौधरी इस्लाम साहब को बुलाया और उनके सामने उनसे कहा कि आप काउंटिंग करवाएं इसकी पूरी, और जो अगर मिसप्लेस हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने ये किया था कि मिसप्लेस भी हुए, क्योंकि हमारे पर रिपोर्ट आई थी कि हमारे ये हुए हैं तो अगर ये मिसप्लेस हैं तो उसके खिलाफ ये तहकीकात करें और कार्रवाई करें जो उसके खिलाफ। और इस बात को साबित करने के लिए इनका मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी की कुछ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले बम इसी कंपनी के हैं, यानी यहाँ से ये दस्ती बम चोरी होते रहे हैं। मतलब कंपनी के मालिक को अपने माल के चोरी होने का गम खाया जा रहा है, मगर हमें और आपको फिक्र ये हो रही है कि अगर ये बम चोरी होते रहे हैं तो अब तक कितनों के हाथ लगे हैं और खुदा ना खास्ता कहां-कहां इस्तेमाल होंगे। डेफिनेट अगर ये कम है तो यहाँ कराची में ही इस्तेमाल हुए हैं, ये कहाँ गए हैं? जैसे मुद्दई दावा कर रहा है कि उसके 60,000 है, उसकी इन्वेंटरी चेक करेंगे कि 60,000 है भी कि नहीं। इन दस्ती बमों की गिनती अभी जारी है और दुआ यही है कि गिनती पूरी हो जाए और इनमें से कोई एक भी गायब न हो। बमों के मालिक और गोदाम के मालिक का तनाजा अदालत में चल रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है जिसके तहत गोला बारूद का कारोबार शहर के बीचों बीच बगैर किसी सिक्योरिटी के हो रहा है। ये बात फाजिल अदालत को जरूर पूछनी चाहिए कि कारोबार और पैसे के लिए शहरियों की जान को खतरे में क्यों डाला गया।
एक लड़की ने मोहब्बत की और महबूब से शादी कर ली। हस्बे रिवायत लड़की के घर वालों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इंसाफ किया और फैसला सुना दिया, लेकिन लड़की के घर वालों को यह फैसला मंजूर ना था। बस उन्होंने लगा ली कमरे अदालत के बाहर अपनी अदालत। राउंड 1 फाइट। ये क्या हो रहा है? ये किसी मोहल्ले की लड़ाई नहीं, ये है मुल्क की सबसे ज्यादा बावकार जगह, एक आला अदालत, लाहौर हाई कोर्ट। यहाँ पर फैसले होते हैं लोगों के तनाजात के, उनके झगड़ों के। जब लोग लड़ झगड़ कर तंग आ जाते हैं तो यहाँ का रुख करते हैं। ये लोग पहुंचे थे फैसला करवाने और फिर एक पार्टी को फैसला कुछ पसंद नहीं आया, जिसका इजहार इस तरह किया इन्होंने। मामला कुछ यूं है कि जस्टिस मलिक मंजूर की अदालत में एक मुकदमा आया जिसमें एजाज ने इल्जाम लगाया कि उसकी कमसिन बेटी लैला को शकूर नामी एक शख्स ने अगवा किया हुआ है। एजाज का यह भी कहना था कि शकूर पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, लेकिन शकूर का कहना था कि उसने लैला से शादी की है और वो अपनी रजामंदी से उसके साथ रह रही है। लैला से जब अदालत में दरियाफ्त किया गया तो उसने साफ कह दिया कि उसने अपनी मर्जी से शकूर से शादी की है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। मामला साफ था, लड़की बालिग थी और अपनी मर्जी से एक मर्द से शादी की थी उसने और उसके साथ ही रहना चाहती थी। अदालत ने शकूर के हक में फैसला सुना दिया और कह दिया कि वो लड़की को ले जा सकता है। अदालत बर्खास्त हो गई और ये लोग कमरा अदालत से बाहर आ गए। लेकिन लैला के घर वालों के लिए ये फैसला कबूल करना इतना आसान न था। बाहर आते ही उन्होंने लैला को जबरदस्ती शकूर से अलग किया और ले जाने लगे। बस फिर क्या था, शकूर के साथ आए हुए अफराद लैला के घर वालों से उलझ पड़े और बात हाथापाई तक पहुंच गई। और ऐसी मार कुटाई शुरू हुई कि लग नहीं रहा था कि कौन लड़की का बाप, कौन लड़की का शौहर और कहां लड़की। कोई हाथ चला रहा था, कोई मुक्के मार रहा था, किसी के हाथ में चप्पल तो किसी के हाथ में कुछ। इस हड़बोंग में लड़की के दादा रियाज की नाक पर शदीद चोट भी आई। लेकिन ये सब हुआ कमरा अदालत के बाहर, जहां ये लोग एक दूसरे से इंसाफ कर रहे थे। वहीं एक और लव मैरिज केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत के अंदर ही घमसान का रन पड़ गया। मामला वही कि लड़की को अगवा किया गया है और लड़की इरम शहजादी ने कहा कि उसने मर्जी से ताहिर अब्बास से शादी की है। फैसला लड़के के हक में सुना दिया गया। मगर इस बार अदालत के कमरे से बाहर निकलने का सब्र कहाँ था। वहीं पर घूसों और लातों का बड़ी आजादी से इस्तेमाल शुरू हो गया। आखिरकार पुलिस को अपने हाथ चलाने पड़े और तमाम रिश्तेदारों को अदालत के अहाते से बाहर निकाल दिया गया। जुर्म कब तक करेगा राज, एक ना एक दिन होकर रहेगा इंद्राज। जिसका भी नाम आएगा उसका काम हो जाएगा। अजनबी आएगा अगले हफ्ते फिर लेकर अपना रोजनामचा।